Assalamualaikum. एंड कैश इज किंग, कैश फ्लो इज क्वीन। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक लिस्टेड कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे। उसके पीछे मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा ये आउटलाइन स्टडी कर लेते हैं कि ये जो लिस्टेड कंपनी एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश इज किंग, व्हाई मोस्ट पीपल मिस द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश। ठीक है जी। हम मिस क्यों कर जाते हैं द चेस एनोलॉजी। अगर कोई किसी बंदे ने, आपको पता है, चेस गेम प्ले की है उसने, उसको पता है जो क्वीन है चेस गेम में, वो in a chess the queen is the most versatile and powerful piece on the board. She can move in all directions and cover great distances, but it's the king that is the most important. If your king is taken out, the game is over, no matter how powerful your queen was. इसी तरह वाई कैश इज किंग इन टूडेज इकोनॉमी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कैश वर्सेस कैश फ्लो, फाइंडिंग द बैलेंस। जितने भी एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेज कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आपके जो एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, दे ऑलवेज, आप देखेंगे उनको, दे विल टेल यू कि जो आपकी जो नेटवर्थ है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितने भी आपको इंडिकेटर्स बताएंगे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के, वो विल नॉट मैच विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस। वो अपनी जगह पे ठीक है। हम आपको एक कभी ट्रू एग्जांपल भी देंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिससे अंडरस्टैंड आप करेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो वहीं पे कवर करते हैं हम। ये एक मोटा माटी मैं आपको बता रहा हूँ कि these are the topics we are going to discuss. The role of cash in emergencies and opportunities. Cash is king for protection against loss. ठीक है जी। कभी आपको मुश्किल आती है, लॉसेस होते हैं, तो कैश आपको वहाँ से सेव करता है। कैश इज किंग फॉर सीजिंग अपॉर्चुनिटीज़। कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट होती है, अगर आपके पास कैश होगा और इमीडिएट कैश होगा, मुझसे को अगर आपने लोन लेना है तो लोन इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, देन यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान में आपको पता है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट परफॉर्म रियली वेल, एंड उसके जो कैपिटल रिजल्ट रिटर्न्स रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी धूम है कि कैपिटल गेन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तान में शेयर्स के ऊपर आई। और स्टॉक मार्केट जब बुलिश होती है तो वो कोई उसमें डिस्टिंक्शन, तमीज़ नहीं रहती गधे की और घोड़े की, बल्कि बुलिश मार्केट में घोड़े ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं, बट सॉरी, गधे ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं, घोड़े बेचारे पीछे रह जाते हैं। ये है, घोड़ा ही है, लेकिन इसने भी तकरीबन लास्ट 3 मंथ जो थे ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें 200% की गेंस की। 150 रुपये का शेयर 450 रुपये का हो गया। आपका 1 करोड़ 3 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है जी, 3 महीने में। और अभी किया, अभी हमने जनवरी एंड हुआ है, तो वो जो उसने गेंस की थी, तकरीबन 300 रुपये की गेंस डाली थी ना, 150 रुपये का 450 हो गया, उसमें से 100 रुपये वापस उसने ले लिए। 25% की करेक्शन है फ्रॉम हाई। और अगर आप देखेंगे कि 300 रुपये में से 100 रुपये निकाल लिया, तो 33% आप कह ले सकते हैं एक महीने में वापस आ गया। 3 महीनों में जो गेंस किया, उसमें से 300 रुपये में से 100 रुपीज़ उसने वापस ले लिए। इसके रिजल्ट आने हैं, और वो रिजल्ट का प्रेशर है। अब उस रिजल्ट के प्रेशर में एग्जाम देने हैं, वहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे उसके आंसर कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये अर्निंग्स कितनी आएंगी, डिविडेंड क्या पे करेगा, और इंडिकेटर्स कैसे रहेंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस, वो हमने देखनी है। और वो हम देखेंगे यहाँ बैलेंस शीट से। ये कंपनी की बैलेंस शीट है जी, अनकंसोलिडेटेड ही। आपने जब भी शेयर होल्डर जो भी है ना, उनकी जो रेलिवेंट एक स्टेटमेंट है, वो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट होती है। जो कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड आपको स्ट्रेंथ तो शो करेगी, पर वहाँ से आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। जो आपकी परफॉर्मेंस स्टॉक की होती है, वो ऑलवेज ऑन द कोर अर्निंग्स, या कोर अर्निंग्स कह रहे हैं, या स्टैंड अलोन की जो परफॉर्मेंस होती है, अगर वो कोर अर्निंग्स नहीं भी हैं, कोर अर्निंग्स के साथ एक आपको पता है दूसरा जो सब्जेक्ट है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। या तो कोर अर्निंग्स आएंगी जो आपका मेन बिजनेस है, या उस मेन बिजनेस से जो आपने अर्निंग करके इन्वेस्टमेंट की हुई है इन अ फाइनेंशियल एसेट्स, वहाँ से जो रिटर्न्स आएंगे, वो दीज आर टू टू मेन स्ट्रीम्स ऑफ कैश इनफ्लोज। वो चीज़ इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपने स्टैंड अलोन की स्टेटमेंट्स है ना, उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है जी। ये स्टेटमेंट है स्टैंड अलोन की, 30 जून 2024 की। इसमें अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ जो है, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है 983 अरब।
983 बिलियन रुपीस की स्ट्रेंथ थी 2023 में, जो कि रिड्यूस हो गई है 974 बिलियंस। ओके, नंबर वन, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इतनी आ गई। फिर अगर आप देखेंगे एक्विटी जो थी 216 अरब रुपए से इंक्रीज होके 231 अरब हो गई। अब ये फिगरें देखिए, आप आपस में चेक करें, मैच नहीं करेंगी। बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ कम हुई, पर जो इक्विटी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे जी, नेट नॉन करंट लाइबिलिटीज 18 अरब रुपए की थी, वो तकरीबन 18 अरब रुपए की हैं। करंट लाइबिलिटीज 748 बिलियन रुपीस की थी, और वो अभी हैं 725 बिलियन ऑफ रुपीस की एज ऑन जून 24। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो नेट सेल्स 3.3 बिलियन से इंक्रीज करके 3.5 ट्रिलियन, सॉरी 3.3 ट्रिलियन से 3.5 ट्रिलियन हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट 74 बिलियन रुपीज से 97 बिलियन रुपीज का हो गया। अदर इनकम्स 13 बिलियन रुपीज से 23 बिलियन रुपीज हो गई। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखते हैं तो वो 13 अरब पे 13 बिलियन ऑफ रुपीज से 29.6 बिलियन, मोर देन डबल। और जो अर्निंग्स हैं वो भी तकरीबन, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5.6 बिलियन से 3 गुना हो गया 15.8 बिलियन। और अर्निंग पर शेयर 12 रुपए से 33.79। सारे क्रेडेंशियल्स आप देखें कितने ज़बरदस्त हैं। तो इसी तरह कैश कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, यहाँ पे भी 18 अरब रुपये आ रहा है, 15 अरब रुपये यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपको एक पोर्ट्रे, जो प्रॉफिट एंड लॉस की पोर्ट्रे है वो है। बट जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे, वहाँ पे जो रियलिटी है वो आपको विल टेल यू द स्टोरी के पीछे हो क्या रहा है। अच्छा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है जी। पहले 2023 में जो कैश लास्ट ईयर का जो कंपैरेटिवली था, वहाँ से वहाँ पे 180 अरब रुपए नेगेटिव था कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, और दिस टाइम अराउंड 98 बिलियन रुपीस का पॉजिटिव कैश फ्लो है। अब अगर हम जाते हैं ये कि ऑपरेशन जो है, कैश ऑपरेटिंग जो थी वो उसमें क्या हो रहा है, तो यू विल सी के, लेट्स सी आता है कि नहीं, 39। ठीक है जी, 39 पे आ रहे हैं हम। 39 पे देखते हैं कि ऑपरेटिंग कैश कैसे जनरेट हुआ है। नंबर वन, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा था जी 41 बिलियन रुपीज़ का। इसमें जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, उससे वो एक्सपेंस बुक होके उसमें प्रॉफिट में से रिड्यूस हो जाते हैं, प्रॉफिट में रिड्यूस हो जाते हैं, पर वो पेमेंट उनकी नहीं होती, पेमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे वो सारे के सारे कैश नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐड बैक हो जाएंगे, और इसी तरह नॉन कैश इनकम जो है वो लेस हो जाएंगी, एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, गेन्स माइनस हो जाएंगी। तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो गई जी। फिर प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन थी, राइट ऑफ यूज एसेट्स की डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो गई, अमोर्टाइजेशन ऐड बैक हो गए, लॉस ऐड बैक्स हो गए, प्रोविजंस ऐड बैक्स हो गई। फाइनेंशियल कॉस्ट, जो जितनी फाइनेंशियल कॉस्ट बनती है ना पूरे साल की, ये 51 बिलियन रुपीज़ की फाइनेंशियल कॉस्ट ऐड बैक करके, तो इसको फिर लेस करते हैं जितनी पेमेंट हुई होती है। ये जितनी उनकी बनी 51 बिलियन रुपीज़ की बनी, ठीक है जी। इसी तरह शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उनके जो थे एसोसिएट्स के, वो यहाँ से माइनस हो गया। लॉस था तो ऑब्वियसली प्रॉफिट था, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा और लॉस ऐड हो जाएगा। और इसी तरह डिविडेंड फ्रॉम इनकम, डिविडेंड इनकम भी माइनस हो रही है। रिटायरमेंट बेनिफिट के जो सर्विसेज थे वो ऐड बैक हो रहे हैं, ठीक है जी। इस तरह ये सारे के सारे ऐड बैक हो जाते हैं। जो 41 बिलियन ऑफ रुपीज़ थे आपके, वो हो गया 56 बिलियन रुपीज़। यहाँ तकरीबन 57 बिलियन रुपीज़ मतलब इजाफा हो गया, 41 अरब रुपए से 57 बिलियन रुपीज़ हो गए। अब जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपको पता है जो करंट एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटीज़, वो यहाँ पे सारी की सारी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ का फार्मूला आपको पता है, वर्किंग कैपिटल आ जाता है, आपका वर्किंग कैपिटल निकल आता है। वो जो स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स में अगर अगर आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वो लेस हो जाएंगे।
तो अगर मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग कर लूँ, बड़ी फिगर को ही ले लेते हैं, जैसे ये स्टॉक इन ट्रेड और ट्रेड डेटर्स को देख लेते हैं। स्टॉक इन ट्रेड और ट्रेड डेटर्स, ठीक है, ये आ रही फिगर 3.6 बिलियन और 7.3 बिलियन। यहाँ पे चलते हैं हम बैलेंस शीट में, वहाँ से ही इसकी कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा बता दूँ आपको कैसे कैलकुलेशन होती है। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट आ गई। पहले हम एक यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। ये थे 292 बिलियंस के, 292 बिलियंस के 2023 में, और इस साल आप निकालेंगे 288 बिलियन, 4 बिलियन रुपीज़, 4 बिलियन रुपीज़ से रिड्यूस हो गए। जब रिड्यूस हो गए तो वो ऐड बैक हो रहे हैं। मकसद अगर रिड्यूस होंगे, कमी आएगी, डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे करंट एसेट ऐड हो जाएगा। ये 4 बिलियन वहाँ पे ऐड हो रहा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे ये भी रिड्यूस हो रहे हैं, 495 बिलियन से डेटर जो थे रिसीवेबल्स, 495 से 488 हो गए, 7 बिलियन। ये दोनों फिगर्स 4 बिलियन और 7 बिलियन दोबारा चलते हैं वहाँ पे, ये दोनों ऐड बैक हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें, ये 4 बिलियन जो निकाल रहा था वो राउंडिंग में आ रहा है 3.6 बिलियन, और डेटर्स आ रहे हैं 7.3 बिलियन। इसी तरह वाइस वर्सा, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होंगी तो ऐड हो जाएंगी, मतलब वो एक स्टेट फार्मूला है, इंक्रीज हो जाएंगी तो ऐड हो जाएंगी, अगर रिड्यूस होंगी तो लेस हो जाएंगी। और एसेट्स में अगर डिक्रीज हो रही है फिर ऐड होगी, और इंक्रीज हो रही है तो फिर लेस हो जाएंगी, रिवर्स फार्मूला है। ये एक वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गई, तो ये 98 बिलियन रुपीज आ गए। ठीक है जी, आपके पास प्रॉफिट कितना था बिफोर टैक्स, 41 बिलियन था, और ये सारे के सारे कैशबैक और वर्किंग कैपिटल की चेंजेस के साथ ये तकरीबन मोर देन डबल हो गया, 98 बिलियन रुपीज। ठीक है जी, अब वापस चलते हैं हम वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। ये जो फिगर वहाँ पे ये आ रही है 98 बिलियंस की, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अब कुछ और एडजस्टमेंट्स हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड रिसीवेबल्स लेस हो रहे हैं। अच्छा, टैक्सेस पेड जो है यहाँ पे, टैक्सेस पेड 25 बिलियन रुपीज़ के जो टैक्सेस थे, वहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया था ना हमने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर ली थी 41 बिलियन, और वो 41 बिलियन इंक्रीज होके कितनी आ गई, 98 बिलियन। प्रॉफिट कितना था, ये प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है जी 29 बिलियन, और उससे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन मिनिमम टैक्स डिफरेंशियल ये आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 41 बिलियन। ये वाली फिगर वहाँ पे आई, और उसके बाद ये अभी थोड़ी सी चेंजेस जो आई हैं, आपको पता है, ये उसकी वजह से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 41 बिलियन रुपीज़ का वहाँ पे आया, तो वो हो गया 98 बिलियन। 98 बिलियन रुपीज़ से अब हमने माइनस करनी है टैक्सीज, वहाँ से हमने माइनस नहीं ना किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली फिगर ली, यहाँ पे से टैक्स माइनस करेंगे। तो 25 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस थे जो हमने पे किए, दैट इज पेबल, इसमें अक्रूवल नहीं है, अक्रूवल नहीं, जैसे वो वहाँ पे प्रोविजनिंग की कि नहीं, वो फिगर डिफरेंट होगी, ये फिगर डिफरेंट है टैक्सेस की। अगर आप देखेंगे 25 बिलियन रुपीज़ बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे ये 13 बिलियन रुपीज़ ये आ रहे हैं, 11 बिलियन रुपीज़ ये, अगर टोटल करते हैं अगर आप, तो उसके मेरा ख्याल 13 अरब रुपया ये है, 11,592 ये है, और 128 ये 25.553 बिलियन बन रहे हैं। और वहाँ पे जो फिगर आ रही है 25.315, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है जी, ये वो प्रोविजनिंग का और दूसरा तीसरा फर्क होगा, एक्चुअल कैश ये पेमेंट होगी। अच्छा, फाइनेंशियल कॉस्ट वहाँ पे हमने ऐड बैक की थी, जितना प्रोविजनिंग बढ़ी, जितनी प्रोविजनिंग थी साल की वो वहाँ पे ऐड बैक की, और यहाँ पे जो जो लेस हो रही है ना, ये एक्चुअल पेमेंट्स हैं। एक्चुअल जो पेमेंट हमने की, मतलब लास्ट ईयर की कोई पेमेंट रहती थी, वो इस साल के स्टार्ट में हुई, जो एक्चुअल बनी कम है पर पेमेंट ज़्यादा की है, वो यहाँ से लेस हो गई। और इसी तरह रिटायरमेंट बेनिफिट जो पे किए 1.54 बिलियन के, वो यहाँ से लेस हो गए। अच्छा, जो प्रॉफिट आपका था वो, प्रॉफिट वहाँ पे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे ना, वो कितना है, 15 अरब, 15 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जिसकी अर्निंग पर शेयर आप निकाल रहे हैं 33, वो अब कम होकर रह गया 14 बिलियन। ठीक है जी, तो इतना ज़्यादा कम नहीं है, तो रीज़नेबल है, मतलब 13 बिलियन रह गया, 15 बिलियन से 2 बिलियन रुपीज़ वाइप आउट हो गया। वो ये जो सारी चेंजेस हम कर रहे हैं उसकी वजह से।
फिर अगर हम आगे आ जाते हैं जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं। उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो थे, 6 बिलियन रुपीज़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए हैं उन्होंने। कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह कुछ चीज़ दी होगी। प्रोसीड जो थी, कुछ चीज़ें जो बेची वो एड बैक कर दी हैं। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, कुछ इन्वेस्टमेंट उनकी सब्सिडरीज थी, उनको कोई लोन वगैरह या उसमें मजीद उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो यहाँ से माइनस हो गई। और जो डिविडेंड रिसीव्ड हुए हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, उसमें सब्सिडी से भी हो सकते हैं, एसोसिएट्स भी हो सकते हैं, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स या ट्री बिल्स में आपने की हुई है, वो यहाँ पे 1 बिलियन रुपीज़ आ गया। तो ये इसका ये इन सब का आप टोटल जब करेंगे तो ये आ रहा है 7.5 बिलियन नेगेटिव आ रहा है। तो 13 में से 7 गया, बाकी 6 रह गया। अब अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं तो ये आ गया जी 28 बिलियन रुपीज़ शॉर्ट टर्म बॉरविंग्स जो थी वो पे ऑफ हुई है। लीज पेमेंट्स 1.7 बिलियन की पे ऑफ हुई है और डिविडेंड पे किया है 3 बिलियन। तो ये आपकी कैश फ्लो नेगेटिव आ गई। 15 अरब रुपए से नेगेटिव हो गए 27.4 बिलियन रुपीज़ रह गई। और पिछले साल का ये जो कैश फ्लो, ये वाली जो फिगर थी, ये एडजस्ट करके बाकी जो नेगेटिव आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके नेगेटिव आ गए। अब इसी तरह जो फ्यूचर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अगर आपके पास कैश ही नहीं है तो हाउ विल यू पे द डिविडेंड। जो लोग डिविडेंड के सहारे में, जब वो स्टॉक्स रैली करता है, तो जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, जिसको आइडिया नहीं बुक्स का, वो उसको ये होता है कि यार पता नहीं कितनी स्ट्रॉन्ग बुक्स होगी जो हमें पता ही नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग बुक्स की ये हालत है कि ये 2024 में डिविडेंड उसने पे किया 3 बिलियन रुपीज़ का। और ये 3 बिलियन रुपीज़ अगर आप देख लें कितने बनते हैं, इसके जो शेयर्स हैं जी, कितने शेयर्स हैं, 469 मिलियन के शेयर्स हैं, और डिविडेंड पे कर रहा है 3461। ये वैसे वहाँ से भी हम देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से भी, पर यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डिविडेंड उसने पे किया और नंबर ऑफ शेयर्स थे इसके 469 डिवाइडेड बाय 469, 473, 300। कुछ 7 रुपये का डिविडेंड है शायद, 7 रुपये के आगे पीछे 700%। ये डिविडेंड उसने पे किया। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको अंडरस्टैंडिंग का, कि 33 रुपये की अर्निंग के साथ आपकी कैश फ्लोज नेगेटिव हैं। 33 रुपीज़ की अर्निंग्स थी और कैश फ्लोज नेगेटिव हैं, तो इट मीन्स के जान तो है, वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपको शो कर रहे हैं कि वो वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। पर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बता रही है कि जी हालात थोड़े से नाजुक ही हैं, कि ये 28 बिलियन रुपीज़ का ये आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग जी थी, वो इम्पैक्ट आ गया। और जो रिसीवेबल्स थे वो भी कम हुए हैं, वो भी एक अच्छा पॉइंट था, पर स्टिल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज़ द लर्निंग। अगर बच्चे जो समझते हैं, उनको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस अगर करने नहीं आते, यहाँ पे कैश इज़ किंग वाला जो एक फार्मूला है वो अप्लाई नहीं होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बता रही हैं कि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं लिक्विडिटी के, वर्किंग कैपिटल के, और जो कि हर्ट करेंगे कंपनी को उसके रिजल्ट्स में। तो रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता, ओबियसली ये आपको ब्लीडिंग जो है, ये जो स्टॉक ने एक नेगेटिविटी शो की है बिफोर रिजल्ट्स, वो उसको फियर है, उसको पता है अपनी बुक्स का। तो जो ट्रेडर्स वगैरह, उसको तो नहीं पता होता, उसको अब नज़र आ रहा है कि 100 रुपये नीचे आ गया, इसको परचेज कर लें, वापस आ जाएगा। वापस तो आ जाएगा, पर कहाँ से वापस आएगा, इज़ अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि कहाँ से वापस आएगा। 450 से 300, 350 तो आ गए। अब ये 300 से वापस आएगा या 250 से वापस आएगा, कहाँ से वापस आएगा, यहीं से वापस आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है। तो अगर आपके पास कैश होगा और आप, कुछ लोग एवरेजेस भी करते हैं, मतलब ओबियसली प्रिडिक्शन बड़ी टफ जॉब है। स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप मार्केट को। पर जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो पोजीशंस होती हैं, वो स्टॉक्स को फिर 50-50% तक, माड़ी का आपको पता है तकरीबन 50%, 900 रुपये का शेयर 500 रुपये का उन्होंने कर दिया रिजल्ट के टाइम। 400 रुपये उसमें से निकाल दिए सिर्फ तकरीबन इन अ मंथ, एक महीने में 400 रुपये। वो पहले 400 रुपये से 900 रुपये गया, और 900 रुपये से फिर 400 रुपये वापस भी आ गया था। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप देखें, थोड़ा सा नॉलेज आपके लिए आएगा, जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं। तो हम फिर आपको बताएंगे भी, जो पीएसओ के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें अर्निंग्स क्या एक्सपेक्टेड हैं। ये तो जून 2024 पिछले रिजल्ट्स थे। इसके दफ़ा जो इस दफ़ा टाइम दिस टाइम अराउंड, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं,
उनको एक लिस्टेड कंपनीज के जो एनालिसिस करने हैं उसके साथ थोड़ी सी हेल्प दी है। बाकी वो इंशाल्लाह समझदार है। कुछ मजीद भी कोई क्यूरीज होगी तो आप कमेंट्स करें, वी विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच।